हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं विद्या प्रकाश चंद आप सभी का फोकस इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ये दिल्ली पुलिस के लिए है। वैसे बाकी जितने भी आपके एग्जाम्स हैं जहां पर मैथ आती है वहां पर सब जगह काम करेगा ये। इसमें आपके जो हाल फिलहाल के लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं टीसीएस के पैटर्न पे वो सब हैं। तो आज आपका दिल्ली पुलिस के फॉर्म भरने शुरू होगी है, तो सबसे पहला काम बनता है आपका अपने फॉर्म को फिल करना, क्योंकि अगर आपका फॉर्म ही फिल नहीं हुआ तो फायदा क्या है। तो पहला काम बनता है आपका फॉर्म भरिए। सब कुछ काम छोड़ के पहला काम फॉर्म भरने का है। दूसरा काम फोकस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करने का है, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपको नीड है। भाई आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर सभी के प्रैक्टिस सेट, कॉन्सेप्ट सहित A to Z चीजें वो सब मिलने वाली यहाँ पर आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। पहला काम आपका क्या बनता है? पहला काम आपका क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से करने की कोशिश करिए, और अगर नहीं होता तो उसके बाद वीडियो को देखिए आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा इसने? 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो 68 है। पहले 4 संख्याओं का जो औसत है वो 78 है, और उससे अगली 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो 63 है। 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दुगनी है, और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है। 9वीं और 11वीं संख्याओं का एवरेज ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछा है 9वीं और 11वीं संख्याओं का एवरेज। तो पहले तो आपको ये पता हो कि 9वीं और 11वीं संख्या है क्या। जब तक आपके पास 9वीं और 11वीं संख्या ही नहीं होगी तो आप एवरेज कहाँ से निकालेंगे? तो पता करते हैं। तो आपके पास संख्या है 11। 11 संख्या आपको दिए हैं जिनका एवरेज दिया आपको 68। एवरेज का मतलब है कि हर संख्या अपने आप में क्या है? 68 है, हर संख्या। और ऐसी संख्या है कितनी आपके पास? 11। अब इन 11 संख्याओं में बोला आपसे उसने पहली 4 संख्या, जो पहली 4 संख्या है इनका जो एवरेज है वो 78 है, और इन 4 संख्याओं से जो अगली 4 संख्या है उनका एवरेज कितना गिवन आपके सामने? 63। अब 4 4 8, 11 संख्याओं में से 8 की कहानी आपने छाप दी। अब आपके पास बची 3 संख्या। कौन कौन सी? एक तो आपके पास बची 9वीं संख्या 9th, एक आपके पास बची 10वीं संख्या 10th, और एक आपके पास बची 11th संख्या। अब जो कहानी उसने कहा आपसे बताइए वो बिल्कुल डिक्टो आपको छापनी है। वो कह रहा आपसे 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दोगुनी है, बट 11वीं संख्या क्या है? कुछ तो होगी, एक्स वाई जेड 2 10 20 30। तो हम यहाँ क्या मान लेंगे कि 11वीं संख्या मानो कि एक्स है। अगर 11वीं संख्या एक्स है तो 9वीं संख्या 11वीं की दुगनी है, तो एक्स का दुगना कितना होता है? भाई 2x होता है। और फिर बोला आपसे 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है। जो 10वीं संख्या है वो 11वीं से 4 कम है। अब 11वीं तो आपके पास x है, तो 10वीं संख्या क्या हो जाएगी? 4 कम, मतलब x - 4। अब आपके पास 9वीं 10वीं 11वीं संख्या तो आपको मिल गई, लेकिन फॉर्म कौन सी है? x की, और आपको चाहिए कौन सी? रियल नंबर्स। तो अब यहां जाओ आप, ये जो 4 संख्या है एक संख्या के पास कितना एक्स्ट्रा है एवरेज से, ये पता करो आप पहले। 68 से कितना ज्यादा है? 10 + 10। एक संख्या 10 अधिक लेगी। उसके बाद देखो आप, ये कम है कि ज्यादा? ये कम है। कितनी कम है? -5। अब 4 संख्या गई हैं ग्रुप में से, एक संख्या 10 लेगी निकाल के बाहर, तो 10 चौक 40, तो 40 नंबर आपका चला गया एक्स्ट्रा एवरेज से। ये संख्या जो आपकी 4 गई हैं, एक संख्या 5 कम लेगी है। संख्या आपकी गई 4, तो 4 पंजे 20, ये 20 कम लेगी। ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा आप पे? 40 में से 20 गया प्लस का 20। यानी कि हुआ क्या? ये जो 8 संख्या गई है ना, ये 20 नंबर फालतू लेगी,
और ये फालतू लेकर जाएंगे कहाँ से? जो संख्या 3 बची है आपके पास में, जो 3 संख्या आपके पास बची हैं उनकी जेब से निकाल के लेगी कितना? 20 नंबर। अब ये देखो आप पहले भाई 11 संख्या आपके पास कुल है, 4 4 8 संख्या आपकी होगी, तो आपके पास बची 3 संख्या और एवरेज कितना है? 68। वैसा आपके एक संख्या 68 की होनी चाहिए, तो गुना कर दो उसमें आप। 3 छंग 18 180, 3 8 24, तो कितना होगा? 204। इन 3 संख्याओं का जो सम है वो 204 होना चाहिए था, लेकिन 204 नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो आपकी 8 संख्या गई हैं ये इन 3 संख्याओं से 20 छीन के लेगी, तो माइनस कर दो आप 20। हाँ बच्चों एक बात और देखो आप, अगर लिखा +20 इसका मतलब है कि जाने वाली 20 लेगी। अगर यहाँ होता -20 इसका मतलब क्या हुआ कि 20 कम लेगी है, यानी कि जो संख्या बची है उनके पास 20 वो देगी हैं। लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस का मतलब है कि 20 वो लेगी। तो आपके पास कितना बचा? 204 से 20 कम कर दो तो आपके पास बचा 184, यानी कि 3 संख्याओं का सम कितना है? 184। और इनका सम कितना? कर दो आप इनका सम, तो इनका सम कितना बैठेगा आपका? इन तीनों का सम है 184। इन आप जोड़ दो, 2x + x 3x + x 4x, तो ये हो गया आपका 4x -4 इजकल टू भाई ये भी सम है, ये भी क्या है? सम है 184। तो 4x का मान कितना आ जाएगा आपके सामने? 4 पहुंचेगा साइड प्लस हो जाएगा तो 188 बनेगा इसका। तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 4 से काटेंगे साहब, 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28, तो x का मान कितना बन गया आपके पास? 47। तो अब तो आप क्या है 9वीं और 11वीं संख्या निकाल लेंगे। उसने कहा आपसे 9वीं और 11वीं संख्या का एवरेज क्या है, तो 9वीं संख्या क्या बन गई आपकी? 47 दूनी 2 40 दूनी 80 7 दूनी 14, तो कितना बन गया? 94। और हमें चाहिए 11वीं संख्या 11वीं संख्या, तो 90 x का मान 47 ही है तो 47 होगी ये। अब इनका आपको निकालना है एवरेज, तो एवरेज इजकल टू क्या होता है आपका? पदों का वो बड़े पदों की संख्या। एवरेज इजकल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तो पदों का योग निकाल दो आप। 94 + 47 और संख्या कितनी आपके पास? 2। अब इन्हें आप ऐड कर दो तो 141/2। अब 2 से आप ऐसा भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 से 1 जा 14, फिर आपके पास 1 बचा वो कटेगा नहीं तो 0 लगा दो आप यहाँ पे, 0.25 10, तो आपका आंसर कितना आ गया? 70.5। 70.5 कहाँ पे लिखा हुआ आपका आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर प्रति वर्ष से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 रुपये है और उतनी ही धनराशि पर समान दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपये है। कुल धनराशि कितनी है? आपसे पूछा है धनराशि कितनी है, तो क्या करेंगे आप इसमें? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया आपको और 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया आपको। साधारण ब्याज की एक कहानी आपको पता होगा कि साधारण ब्याज हर एक साल कैसा होता है? इक्वल। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 100 रुपये है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना बन गया? 50 रुपये। तो यहाँ पर 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना दिया आपको? 3000 रुपये। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और आपका थर्ड ईयर, 3 साल की कहानी है साधारण ब्याज की। 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दिया है 3000 रुपये। हर एक साल का साधारण ब्याज होता है इक्वल, तो 3000 को आप बांट दो 3 जगह तो कितना बन जाएगा? 1000 पहले साल, 1000 सेकेंड ईयर और 1000 थर्ड ईयर, तो 1 2 3000 हो गया आपका 3 साल का साधारण ब्याज। अब 2 साल की बात की है चक्रवर्ती ब्याज की। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना आपके पास? 2050 रुपये। अब आपको एक बात का पता होगा कि पहले साल का साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो, दोनों क्या होता है? इक्वल। तो ब्याज बढ़ना शुरू कहां से होता है आपका? सेकेंड ईयर से। तो पहले साल तो आपका 1000 रुपये होगा, साधारण ब्याज भी चक्रवर्ती ब्याज भी। तो पहला और 2 साल, जब 2 साल का साधारण ब्याज 2000 रुपये है और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 2050 रुपये,
तो वे 50 रुपये कहाँ बढ़े आपके? वे 50 रुपये आपके बढ़े हैं सेकेंड ईयर में, यानी कि 50 रुपये आपके यहाँ बढ़े हैं वो। और यहाँ पैसा आपको कहाँ से मिलता है? ये मिलता है ब्याज पे ब्याज। ये 50 कहाँ से मिला आपको? 1000 रुपये 50 मिला है आपको एक साल में। अब यहाँ से आप क्या करेंगे भाई? ये आपका 2 साल का साधारण ब्याज है और ये पूरा 2 साल का आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज है। ये 50 रुपये आपको ब्याज मिला, किस पे मिला है? 1000 रुपये पे एक साल में। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? रेट निकाल लेंगे। तो आपको निकालनी है रेट। तो रेट निकालने के आपके पास कई तरीके हैं। पहला तो तरीका आपका ये है कि आपको पता हो कि मूलधन कितना है, या ये पता हो कि कितने पैसे पे आपका एक साल का कितना ब्याज है। तो हमें यहाँ पर क्या पता कि 1000 रुपये पे एक साल का 50 रुपये ब्याज मिला है। तो 1000 रुपये पे आपको 50 का ब्याज मिला है एक साल में। परसेंटेज के लिए गुना आप 100 कर देंगे तो 1 2 3 3 0 गायब। तो आर का मान कितना आ गया आपके पास? 5%। रेट 5% आपको मिल गई। तो उसने पूछा आपसे धनराशि कितनी है, तो धनराशि आप निकाल लेंगे। आपके पास कई तरीके हैं धनराशि निकालने के, लेकिन जो सबसे आसान तरीका आप उसको फॉलो करना। हमें पता है कि एक साल का साधारण ब्याज कितना है? 1000 रुपये है। और साधारण ब्याज इजकल टू आपका क्या होता है? RT%। SI इजकल टू आपका क्या होता है? RT%। तो एक साल का साधारण ब्याज निकालना बहुत आसान है परसेंटेज में। तो एक साल का साधारण ब्याज कितना बनेगा? 5% के रेट पे 5%। तो 5% ब्याज बनेगा एक साल में साधारण। लेकिन ब्याज है कितना एक साल का? 1000 रुपये। तो 5% का मान कितना है? 1000 है। यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1% का मान कितना देगा आपका? 5 दूनी 10, 200 रुपये। हमें निकालनी धनराशि, और धनराशि होती कितनी? 100%। तो 100% का मान आपको निकालना है। तो आपको मालूम है अगर एक में आप 100 से गुना कर देंगे तो क्या एक में आप 100 से गुना करो तो क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। इसी 100 से आप यहां गुना कर दो तो 200 इंटू 100 कितना हो गया? 20,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 20,000 रुपये। धनराशि कितनी है? 20,000। लेकिन यहाँ पे लिखा है 2000, तो एक जीरो आप और बढ़ा लो इसमें, ये मिसप्रिंट हो गया आपका क्वेश्चन। तो राइट आंसर 20,000। धनराशि कितनी आ गई? 20,000 रुपये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे क्या बोला? उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने कई तरीके हैं। पहला फॉर्मूला क्या है इसका? एरिया ऑफ रोम्बस। समचतुर्भुज निकालने के फॉर्मूले देखो आप। पहला फॉर्मूला होता है इसका AB sin थीटा। आपको किसी भी समचतुर्भुज में दोनों साइड पता हो या एक साइड पता हो, समचतुर्भुज का मतलब है कि सारी भुजाएं इक्वल होती है इसकी, और कोई एक एंगल पता हो, थीटा पता हो, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। अगर आपको किसी भी समचतुर्भुज में उसके दोनों विकर्ण डायगोनल आपको पता है तो आप उसका एरिया निकाल देंगे। एक आपके पास एक फॉर्मूला और इसका बेस इंटू हाइट। अगर आपको किसी भी समचतुर्भुज का बेस पता है और उस बेस के अकॉर्डिंग आपको हाइट पता है तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड। तो हमें यहाँ पर क्या पता है? यहाँ पर आपको दिया इसने, एक तो आपको भुजा दी है, आपको मालूम है रोम्बस के अंदर ईच साइड क्या होती है? इक्वल होती है आपकी। और आपको एक दिया है छोटा विकर्ण। तो हम यहाँ छोटे विकर्ण और एक साइड से हम निकालेंगे इसका दूसरा विकर्ण। कैसे निकालेंगे देखो आप। तो रोम्बस में आपको सामने बनाऊंगा एक, ये आपका है रोम्बस। और रोम्बस का निर्माण कैसा हुआ पता ना आपको सभी को? भाई जो वर्ग आपका स्क्वायर, ये आपका है वर्ग। एक दिन क्या हुआ, वर्ग ऐसा रखा हुआ था तो भूकंप आया, उससे हुआ क्या? इसमें झटका लग गया। तो इससे क्या हुआ? इसके एंगल चेंज हो गए, एंगल चेंज हो गए, साइड इक्वल ही है। तो ऐसा निर्माण हुआ है आपके रोम्बस का। तो इसमें जो है ना, इसके एंगल तो अलग अलग होते हैं इसके, लेकिन साइड इसकी इक्वल होती हैं।
और जो प्रॉपर्टी आपकी वर्ग की है, समथिंग समथिंग, मोस्टली प्रॉपर्टी इसकी भी सेम ही है, बस इसके एंगल चेंज हो जाते हैं इसमें। और इसके क्या पहचान है दूसरे वाली, इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को इक्वल काटते हैं। मतलब जैसे विकर्ण गया ना तो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और ये वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। और इसकी एक खासियत और है, रोहम्बस के जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। मतलब यहाँ पर जो इसका एंगल बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री का, ये भी 90 बनेगा, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो अब हुआ क्या इसमें, इसने कहा एक भुजा 10 है इसकी, जो वो एक साइड है वो 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, क्योंकि इसकी हर एक साइड क्या है, इक्वल होती है। और इसने कहा आपसे छोटा जो विकर्ण है वो 12 सेंटीमीटर है। एक बात आपको मैं और बता दूं, सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ा विकर्ण होता है आपका, और सबसे छोटे एंगल के सामने आपका सबसे छोटा विकर्ण होता है आपका। तो इसमें बड़ा एंगल कौन सा है, बड़ा एंगल आपका ये वाला है, तो ये हो गया बड़ा विकर्ण। छोटा एंगल कौन सा इसमें, ये वाला, तो इसके सामने होगा छोटा विकर्ण, यानी कि छोटा जो विकर्ण दिया है वो ये वाला है आपके सामने। और छोटा विकर्ण कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो ये जो विकर्ण है ये दो जगह डिवाइड हो गया, यानी कि 6 ऊपर का 6 नीचे का। अब इसमें हुआ क्या, इसमें आपको निकालना है बड़ा विकर्ण, तो आप कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता है ये 90 डिग्री एंगल हो गया, और ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस प्रमेय, एक पाइथागोरस प्रमेय, जहां पे लंब की पावर 2 प्लस आधार की पावर 2 इक्वल टू विकर्ण की पावर 2 होता है आपका। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिपलेट होती है आपकी 6 8 10, 6 8 10, ये होती है आपकी ट्रिपलेट, हम इसका इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो 6 ये होगी आपकी, ये 10 होगी, तो इसकी मजबूरी 8 होना। भाई विकर्ण होता है सबसे बड़ा आपका, और सबसे बड़ा एंगल कौन सा इसके अंदर, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, विकर्ण हो गया 10। तो ये 6 तो ये 8 होगा, अगर 6 तो ये 8 होता, इनकी मजबूरी है। अगर ये 8 है तो इसकी मजबूरी ये भी 8 है। तो आपके सामने D1 कितना आ गया, D1 है 6 6 12 जो आपको गिवन था, और D2 कितना आ गया 8 8 16। अब इसका आप निकाल दो एरिया, और एरिया इक्वल टू क्या होता है इसमें, D1 इंटू D2 हाफ, D1 इंटू D2, D1 कितना 6 6 12, और D2 कितना है 8 8 16। 2 से कट कर दो आप 6 बार, 16 छिक्कम कितना होता है आपका 96। तो इसका जो एरिया है वो 96 है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ 96। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक भाग पर्सन में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना है, यदि शेषफल 24 है तो भाज्य क्या होगा। भाज्य पूछा आपसे, भाज्य आप निकालते कैसे हैं भाई, कोई नंबर आपके सामने लिखा है, सपोज दैट ये नंबर लिखा आपका 9, आपने 2 से भाग की 9 को, तो 2 चौके 8, माइनस करा तो आपको मिला 1। ये 2 क्या है, भाज्य तो आपका है 9, भाई 9 भाज्य है, 4 क्या आपका भागफल, 2 क्या आपका भाजक, और 1 क्या आपका शेषफल। ये तो आपके पास है रिमाइंडर शेषफल, ये आपके पास क्या है भागफल, कितनी बार भाग हुआ है, ये आपका भागफल है। और ये आपका है भाज्य जिसको आप भाग कर रहे डिविडेंड, और ये आपका है भाजक, ये आपका भाजक है। सपोज दैट आपको किस बात का पता है, आपको पता है शेषफल आपका 1 है, भागफल आपका 4 है, भाजक आपका 2 है। आपसे कोई भाज्य पूछ रहा है कि जो नंबर यहां पर लिखा हुआ नंबर है क्या, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, 2 4 जा 8 और +1 कर दो आप, तो ये आपको नंबर मिल जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 इंटू 4 +1 कर देंगे आप, तो 2 चौके 8 +1 कितना हो गया 9। तो ये नंबर कितना है 9, और देखो आपका नंबर 9 ही है। तो यहाँ से एक बनता है फॉर्मूला आपका, वो मैं आपको छपवाता हूँ। तो एक फॉर्मूला आपका बनता है, आपके साथ याद भी होगा, भाज्य बराबर क्या होता है आपका, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल
और प्लस शेषफल। ये आपका फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो आप यहाँ पे देखो, ये कह रहा है भाग पर्सन में भाजक भागफल का 8 गुना, जो भाजक है भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो एक बार यहाँ छापो आप, भाजक और भागफल और आपका शेषफल। आपको शेषफल क्या दिया है? शेषफल 24 है, शेषफल आपका 24 है। फिर कह रहा आपसे भाजक भागफल का 8 गुना है भागफल का, लेकिन भागफल क्या अभी तक पता नहीं आपको, लेकिन भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यानी कि जो भाजक आपका, ये भागफल का तो क्या है 8 गुना और शेषफल का 9 गुना है। ये जो भाजक आपका शेषफल का 9 गुना है, तो कर दो इसका 9 गुना। 9 दूनी 18 180 और 9 चौक 36, 180 और 36 कितना हो गया 216। तो भाजक आपका आ गया 216। भागफल कितना है? भागफल, भाजक है भागफल का 8 गुना, भाजक भागफल का 8 गुना है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 8 है, तो 8 से भाग कर दो। 8 का मान कितना है? इतना। तो 1 का मान कितना? तो 8 तिया 8 दूनी 16, 8 सते 56, तो 1 का मान कितना 27। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप चेक कर लो यहाँ पे। भाई ने कहा जो भाजक है भागफल का 8 गुना है, तो 8 से 56, 8 दूनी 16, 5 21, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप पुट कर दो इसकी वैल्यू। भाजक कितना आपका? भाजक है 216, भागफल कितना आपके पास 27 और शेषफल कितना आपके पास 24। अब इनके आप गुना कर दो। गुना करेंगे आप 27 दूनी 5400। भाई ये आपका 200 प्लस 10 प्लस 6, तो 27 दूनी 5400, 27 धाम 270, 5400 प्लस 270 तो कितना हो गया 5670 हो गया आपके पास। 5670 प्लस 27 थिका 162 162। तो ये इसमें गुना करने के बाद आपको ये मिलेगा, प्लस कितना कर देंगे आप 24, 4 2 6 और 6 7 13 2 15 और 6 एक साथ रेखा 8, 5 का 5। तो आपके पास क्या आंसर मिलेगा आपको 58 56, 58 56। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 8 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना होगा। आज ए बी से 13 वर्ष बड़ा है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करे। तो आपके पास दो व्यक्ति हैं, एक आपके पास ए है, एक आपके पास बी है। आपके पास दो व्यक्ति हैं, एक आपके पास ए है और एक आपके पास बी है। जो ए की जो कहानी है, ये कह रहा आपसे ए बी से 13 वर्ष बड़ा है, तो बी की आयु कुछ तो होगी 2 10 20 30 एक्स वाई जेड। तो बी की हम मान लेंगे बी एक्स वर्ष का है, तो ए जो है 13 वर्ष बड़ा है, यानी कि एक्स प्लस 13। तो ए की आयु कितनी है एक्स प्लस 13 और बी की आयु कितनी है एक्स। अब कहानी और भी इसके अंदर, ये कह रहा 8 वर्ष बाद ए की आयु, यानी कि 8 साल बाद ए की आयु। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान इतनी। 8 वर्ष बाद की बात कर रहा, तो इसमें आप 8 जोड़ दो, यानी कि x प्लस 13 प्लस 8, ये आ गई 8 वर्ष के बाद ए की आयु, 3 वर्ष पहले बी की आयु का। तो बी को आप लेकर जाओ 3 वर्ष पहले, ये बी की वर्तमान आयु है x, तो x में से आप 3 कम कर दो, तो कहां पहुंच जाओगे आप? 3 वर्ष पहले पहुंच जाएंगे आप। 3 वर्ष पहले बी की आयु का 3 गुना होगा, तो ये 3 वर्ष पहले की आयु बी की, तो इसका 3 गुना होगा। क्या होगा? ए की आयु जो 8 वर्ष के बाद में है, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होगी आपके, इन्हें इक्वेट कर दो आप। अब क्या करेंगे आप? इसमें से गुना भाग करेंगे, तो x प्लस 13, x प्लस 13 8 कितना हो गया 21 21 इजकल टू 3 इंटू एक्स कितना हो गया 3x माइनस 3 तिया 9। अब क्या करेंगे आप? इस x को आप लेके जाओगे वहां पे, तो x घटेगा तो आपके पास बचेगा 2x इजकल टू 9 को आप इधर ले आओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा 30। तो x का मान कितना आ गया 30। जब x का मान 30 है तो आपसे क्या पूछा? b की वर्तमान आयु ज्ञात करे, और b की आयु क्या मानी आपने? x का मान कितना आ गया 30 वर्ष। 30 नहीं भाई, सॉरी यार, कुछ तो बता करो आप। x का मान कितना 15,
एक्स का मान 15 है तो एक्स की आयु कितनी और बी की आयु कितनी होगी 15 वर्ष 15 ईयर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला आपसे, ये आपसे बोल रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी। तो यहां पर आप क्या करेंगे भाई, त्रिज्या आपकी 10% है, बस आपको ये पता हो इस टाइप के सवालों में जहां पर आपका वर्ग आता है, आयत आता है, आपका कभी कभी आपका गोला बेलन भी आता है, और यहाँ पर क्या मिला आपको, सर्कल की रेडियस दी आपको। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका क्षेत्रफल है, एरिया है, एरिया में आर 2 बार यूज होता आपका, 2 बार त्रिज्या आपकी 2 बार यूज होती है। तो इसके करने के 1000 तरीके हैं, तो मैं आपको बताऊंगा 2 या 3 तरीके। तो आपका पहला तरीका भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या की वृद्धि होगी तो दूसरी बार आर हम मान लेंगे कैपिटल आर, तो दूसरी बार इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे छोटा आ रहा है, यहाँ बड़ा आ रहा है, क्योंकि त्रिज्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है आपकी। और वृद्धि कितनी हुई 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, ये तो बच्चा जानता है 1/10, और वृद्धि हुई है, इसका मतलब पहला आर कितनी थी 10 और आज कितनी है 11। हमें निकालना है परसेंटेज में आंसर। तो आप क्या करेंगे, इसे ले लेंगे आप अनुपात में, और अनुपात में जो नंबर कॉमन आपका होता है वो कट जाता है। तो यहाँ पे छोटा आर कितना 10 है, पहले आपकी त्रिज्या 10 है, तो 10 की पावर 2, तो आपका एरिया आएगा 100। और फिर आपकी आज जो त्रिज्या है 10 है 11, तो आपकी नई रेडियस कितनी आएगी 11, 11 की पावर 2 कर दो तो आपको मिलेगा नया एरिया। तो आपका पहला एरिया 100 था, आज कितना 121, तो आपका एरिया कितना बढ़ गया 21%। भाई 100 से कितना 21 बढ़ गया। 100 पे कोई नंबर कम होना या ज्यादा होना सीधा किस में आता, परसेंटेज में। तो आपके एरिया वृद्धि होगी 21% की। ये तो इसका पहला तरीका। एक आपके पास तरीका और भी है, एक फॉर्मूला होता आपका, वो आपके सभी के याद होगा। फॉर्मूला होता आपका a+b+ab/100। यहां पर क्या होता है आपका, यहाँ पे ए और बी सेम भी हो सकता है आपका, ए और बी अलग अलग भी आपके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए बी क्या है, सेम है। भाई आर जो आपकी 2 बार यूज होती है एरिया में, तो यहाँ पे आप छाप देंगे भाई 10 + 10 प्लस कितना छाप देंगे आप 10 × 10/100, क्योंकि 10% का इंक्रीजमेंट है। इसको आप सोल्व करिएगा भाई 10 10 कितना आपका 20 हो गया, और 100 से 100 गया तो आपको +1 मिल गया, तो सीधा इसका आंसर कितना आ गया 21%। ये तो आपका फॉर्मूला से। आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, इसका एक तरीका और भी है, इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं। सपोज दैट हमने माना कि वर्ग का जो एरिया है वो 100 है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो 100 हम छापते हैं इसमें कलर वाइट। तो मानो कि एरिया कितना आपके पास 100, हम 100 को 2 बार बढ़ाओगे 10% से। 2 ही बार क्यों बढ़ाओगे, 3 बार क्यों नहीं, क्योंकि हमें मालूम है त्रिज्या एरिया निकालते वक्त 2 बार यूज होती है, तो हम 2 बार बढ़ाओगे 10% से। तो 100 को बढ़ाओ पहली बार 10% से, 100 का 10% 10 हुआ तो 110 हो गया, फिर बढ़ाओ आप 10% से तो कितना हो गया 110 का 10% 11 होता आपका, 11 ऐड कर दो तो कितना हो गया 121। तो 100 से का वैल्यू कितनी होगी 121 होगी, तो इंक्रीजमेंट कितना आ गया 21% का, सीधा आंसर 21%। या इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, तरीका इसका और भी है चौथा, इसे और देख लो आप, इसे हम बोलते हैं ए बी रूल। ए बी रूल, तो आप क्या करेंगे, इसमें त्रिज्या पहला आपकी 100 थी, आज कितनी 110, त्रिज्या आपकी 2 बार यूज करनी है, पहला 100 थी आज कितनी 110, पहला आपका एरिया कितना है 100, आज कितना नहीं पता एक्स मान लो आप, 100 से आपका 100 गया 1 2 2 0 गई, 11 × 11 कितना आ गया आपके पास 121, तो x का मान कितना आ गया 121 121। तो आपके पास पुराना एरिया कितना 100, न्यू एरिया कितना 121, तो एरिया कितना बढ़ गया 21%। तो इंक्रीजमेंट कितना आ गया 21% का। उम्मीद करता हूं आप इन सवालों को अच्छे से समझ गए होंगे।
तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये कर आपसे ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी इस कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद ए चला गया। यदि पूरा कार्य 9 दिनों में समाप्त हो गया हो तो ए कितने दिन बाद गया? हुआ क्या, दोस्ती हुई, कुछ दिन तक दोस्ती निभाई और कुछ दिन के बाद छोड़ के भाग गया। तो यहां पर देखो आप, अगर किसी जो भी काम है आपका ये वाला, अगर अकेला ए करता, अगर अकेला ए करे इस काम को, अगर अकेला ए करा है तो ए को लगने वाले हैं कितना दिन? ए को लगने वाले हैं 10 डेज। अगर इसी काम को अकेला बी करे तो इसको लगने वाले हैं अकेले को 15 डेज। तो कोई तो काम होगा जिसको ए भी कर रहा है बी भी कर रहा है, तो आप यहां पर काम कुछ भी मान सकते हैं अपने पास से, एक्स वाई जेड 2 10 20 30, लेकिन हम क्या मानेंगे? एक ऐसा नंबर मानेंगे जो 10 से 15 से पूरा पूरा कट जा। और वो होता क्या है, इनका एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। तो कुल काम कितना मान लिया आपने? 30। हमने माना कि काम कितना है? 30 है। अब 30 काम को ए करता 10 डेज में, तो एक दिन में कितना काम करता? 3। भाई 10 दिया 30, तो क्षमता कितनी आ गई? 3 वर्क पर डे। ये क्षमता किसकी? ए की है। 15 2 जा 30, तो बी की क्षमता कितनी आ गई? 2 वर्क पर डे। ए की क्षमता आपको मिल गई, बी की क्षमता आपको मिल गई, टोटल काम आपको मिल गया। आप रहे बचा ही क्या सवाल में? अब यहां पर होता क्या है, यहां पर एक टाइम स्लॉट मान लो आप, ये काम करने का टाइम स्लॉट आपके पास में, और ये कितने डेज का है? यह है 9 डेज का। भाई काम खत्म हुआ आपका, कुल मिला के 9 दिनों में काम समाप्त हो गया आपका। तो जो काम करने की शुरुआत की थी, शुरुआत में 2 व्यक्ति थे ए और बी, तो काम स्टार्टिंग करते वक्त व्यक्ति कौन है? ए प्लस बी। लेकिन इन्होंने कुछ दिन तक काम किया, मिल गए, और कुछ दिन के बाद कौन चला गया? कुछ दिन के बाद में जो भाई साहब ए नाम का बंदा है छोड़ के चला गया। किसको छोड़ गया? बी को छोड़ गया अकेला। तो कितने दिन के बाद बी गया ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ दिन के बाद चला गया। तो हमने माना कि यहाँ के बाद बी ए चला गया, तो अकेला कौन बचा? इसके बाद में बी बचा। तो बी ने अपना काम किया पूरा फुल डेज तक। इस क्वेश्चन को, इस लाइन को आप देख के एक बार बताओ मुझे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्टार्टिंग से अंत तक रहा काम करते हुए? तो बी एक ऐसा व्यक्ति है जो स्टार्टिंग से अंत तक रहा है, यानी कि काम चला है 9 दिन। तो बी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 9 के 9 दिन काम किया है। और बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता है 2। तो बी की क्षमता, बी ने काम किया है 9 दिन तक, और बी की क्षमता 2 है, तो बी ने कितना काम किया है? 9 दूनी 18 काम। कुल काम कितना है? 30। और 30 काम में से बी ने किया 18 काम। तो 30 काम में से 18 काम कर दिया बी ने, तो बचा कितना काम आपके पास में? 12 काम। ये 12 काम किसने किया होगा? भाई शेष काम किसने किया? ए ने। अब ए ने क्या है? 12 काम। अब 12 काम, ए की क्षमता कितनी है? 3। तो ए ने 12 काम कितना दिन में कर जाएगा? 3 चौके 12। तो जो ए नाम का व्यक्ति था इसने 4 दिन तक काम किया है, और 4 दिन के बाद ए चला गया बी को छोड़ के। तो ए कितने दिन के बाद गया? तो ए गया है 4 दिन बाद। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? 4 डेज। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोला आपसे किसी नाव के द्वारा एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल लगने वाले समय से 60% अधिक है। यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यह धारा के अनुकूल 504 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में तय कर लेगा? तो आपसे टाइम पूछा, आपको मालूम है टी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर भाई आपको टाइम निकालना है, समय निकालना है, तो आपके पास 2 चीज का होना बहुत जरूरी है। एक तो आपको पता हो डिस्टेंस कितनी है, और दूसरा आपको पता हो कि आपकी स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है आपकी। अगर आपके पास दोनों चीजें हो ना तो आप टाइम निकाल लेंगे। तो आपके पास डिस्टेंस तो गिवन है, आपको तय करना है 504 किलोमीटर। आपको नीड किसकी? स्पीड की नीड है। अब ये कह रहा है धारा के अनुकूल। आपको मालूम होगा धारा के अनुकूल
चाल जो है जुड़ जाती है। तो हमारे पास चाल किसकी, यहाँ पे धारा की चाल आपको गिवन है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आपको वाटर की चाल तो गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपको यहाँ बोट की चाल नहीं है गिवन। तो बोट की चाल क्या है, ये आपको निकालनी पड़ेगी। जब तक आपके पास बोट की चाल नहीं होगी ना, तब तक आप सवाल को हिला भी नहीं सकते। तो देखते हैं बोट की चाल कैसे निकलेगी इसमें। तो यहाँ पे एक चीज गिवन है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस एक निश्चित दूरी है आपके पास, ए सर्टेन डिस्टेंस। यहाँ पर दूरी क्या है, दूरी यहाँ पे फिक्स है आपकी। तो डिस्टेंस आपकी यहाँ पे जब धारा की दिशा में गया, वही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय की है। तो डी इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। डी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आप निकालो, धारा की दिशा में जब बंदा गया होगा ना, तो क्या होगा, बोट प्लस वाटर। और बोट की चाल कितनी इसमें, बोट की चाल आपके पास गिवन नहीं है, तो बी प्लस वाटर। डब्ल्यू का मान तो आपके पास गिवन है 9, तो ये आपकी चाल आ गई। और चाल कौन सी, आपकी धारा की दिशा में। अब चाल निकालो आप धारा की विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में धारा की चाल घटती है, मतलब बोट माइनस वाटर। बोट कितना आपके पास में नहीं पता, लेकिन वाटर की चाल कितनी आपके पास में, 9। अब ये चाल कहाँ है, ये धारा की दिशा में, और ये चाल कौन सी आपकी, धारा के विपरीत दिशा में। तो चाल तो आपके पास दोनों मिल गई। अब टाइम और बताओ, ये कह रहा आपसे धारा के अनुकूल लगने वाले समय से 60% अधिक समय लगता। 60% का फ्रैक्शन कितना बनता, 60% का फ्रैक्शन बनता आपका 3/5। भाई 60/100, 6/10, 3/5। अब एक बात तो आप सीधी सीधी पता आपको, भाई अगर धारा की दिशा में जाओगे तो आपको टाइम कम लगने वाला, और धारा के विपरीत दिशा में जाओगे तो टाइम ज्यादा लगने वाला। आप कभी पानी में तैरे होंगे तो आपको पता होगा, अगर धारा की दिशा में आप तैरेंगे ना, तो आप स्मूथली तैर लेंगे। लेकिन जैसे आप धारा के विपरीत दिशा में तैरेंगे तो आपके फेफड़े निकल कर बाहर जा। तो अब देखिए सवाल को आप, यह है धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में टाइम लगा इसको 5 का, सपोज दैट अनुपात में, और धारा के विपरीत समय लगा इसको 5/3 अधिक, तो 5 3 8, तो विपरीत दिशा में लिया इसने 8 घंटा। वही दूरी तय करने में सेम है, धारा की दिशा में 5 घंटे और विपरीत दिशा में 8 घंटे से लिए हैं। अब इसके आप गुना करो, 5 × b 5b प्लस 5 निम कितना आपके पास 45, इजकल टू 8b और माइनस 8 निम 9 72 72। अब होगा क्या, इस 5b को आप इधर ले आओ तो आपके पास बचेगा 3b, और इस 72 को आप इधर ले आओ तो 5 2 7 और 7 4 11 117। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3 3 9 2 11 3 9 27। तो बोट की चाल आ गई 39 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपके पास वाटर की चाल भी है, आपके पास बोट की चाल भी है, सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। तो आपको निकालना है टाइम। 504 किलोमीटर की दूरी तय करनी धारा की दिशा में, तो टी निकालना है, और टी इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही है, टी इक्वल टू होता डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी तय करनी है आपको, 504 किलोमीटर, और आपके पास स्पीड क्या है, ये कह रहा है कि धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल चाल जुड़ेगी, तो 39 बोट प्लस वाटर कर देंगे आप, बोट प्लस वाटर, तो 39 + 9 कितना हो गया 48 48। तो ये आपकी डिस्टेंस है, ये आपकी स्पीड है। डिस्टेंस को आप स्पीड से भाग करेंगे तो आपको टाइम मिलेगा। काटो इसको आप, 24 दूनी 48 और 24 दूनी 48 और 24 से कम 24, 21 को आप 2 से भाग करो तो क्या आएगा 10 सही 1/2, यानी कि 10.5 घंटे मिल जाएंगे आपको। तो इसका आंसर कितना 10.5 घंटे हो गया। तो कितने समय तय करेगी 10.5 घंटे में, दैट इज राइट आंसर। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा 15 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 48 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तब उस नए व्यक्ति का वजन बताइए। अब हुआ क्या, ग्रुप में 15 व्यक्ति हैं,
एक व्यक्ति चला गया, एक नया व्यक्ति आ गया, तो मेंबर तो आज भी सेम है ग्रुप के अंदर। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही कोई व्यक्ति निकला और एक व्यक्ति नया आ गया तो सभी की जेब में 2-2 रुपये बढ़ गई है। इसका मतलब क्या हुआ, जाने वाला कम का है, आने वाला ज़्यादा का है। जो आया है ना ग्रुप के अंदर, वो जाने वाले से ज़्यादा पैसे लेकर आ गया। तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप, भाई व्यक्ति कितने हैं, 15, और यहाँ पे जो जाने वाला व्यक्ति 48 किलोग्राम का है। भाई एवरेज की एक कहानी है आपकी। अगर कोई ग्रुप का एवरेज 10 है, अगर उसमें से 10 व्यक्ति या 5 व्यक्ति चले जाएं जिनका एवरेज कितना है, 10 है, सेम एवरेज का व्यक्ति जाने से, चाहे 1 लाख व्यक्ति चले जाएं, चाहे सारे चले जाएं, और सेम एवरेज के व्यक्ति चाहे कितने आ जाए ग्रुप में, ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता, जाने वाला कम आने वाला ज़्यादा, जाने वाला ज़्यादा आने वाला कम, तब फर्क पड़ता। तो यहाँ पे हुआ क्या, जाने वाला है 48 kg का, अगर आने वाला भी 48 kg का ही होता तो किस पे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन हुआ क्या, कहानी बदल गई यहाँ पे। जैसे ही 48 kg का व्यक्ति गया है और एक नया व्यक्ति आया तो सभी की जेब में 2-2 रुपये बढ़ गए। और जेब कितनी आपके पास आज भी 15 ही है। भाई 15 व्यक्ति, एक गया एक आ गया, तो व्यक्ति आपके सेम ही है, तो एक व्यक्ति पर 2 किलोग्राम यहाँ वृद्धि होगी। तो 15 दूनी 30, तो 30 kg फालतू लेगा आ गया नया वाला व्यक्ति। तो 48 kg प्लस 30 कर देंगे आप, तो कितना हो गया, 78। तो आने वाला व्यक्ति कितना गया, 78 kg का, 78 kg का। दैट इज राइट आंसर, 78। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला आपसे, ये कह रहा है परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाती है। यदि परीक्षा में कुल 200 प्रश्न हो और एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्न हल करके 400 अंक प्राप्त करता है तो उसने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया। तो ये सवाल तो बहुत ही इजी है, इससे आप शायद सभी कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी इसको उठा कर ले आया। तो चलिए करते हैं इसको। इस टाइप के सवाल करने के कई तरीके हैं, लेकिन एक इसका आसान तरीका भी है जिसे आप बोलते हैं एलिगेशन वाला, मतलब मिश्रण वाला। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस साइड आप छापेंगे जो सही नंबर आपको मिलते, और यहाँ पर आप छापेंगे जो आपके नंबर कटेंगे एग्जाम में। भाई दो ही कहानी बनती है, आप सही सवाल करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, और गलत सवाल करेंगे आपके नंबर काट लेंगे वो। तो जो परीक्षा आपकी है वो 200 प्रश्नों की है, 200 प्रश्न की है। अगर आपको ऐसा यहाँ पे इस सवाल में आपको ऐसा मानना पड़ेगा एक बार कि प्रश्न तो 200 है कुल, कि मैंने सारे प्रश्न सही कर दिए, और ये सही करने पर एक क्वेश्चन सही होने पर आपको मिलते हैं 3 नंबर। 200 प्रश्न है, अगर 200 के 200 प्रश्न सपोज दैट आपने सही कर दिए होते तो आपको 200 या 600, तो आपको 600 नंबर मिलते, 600। अब आपको एक बार मानना कि मैंने सारे क्वेश्चन गलत कर दिए, क्वेश्चन कितने आपके 200, और एक क्वेश्चन गलती करने पर आपका एक नंबर काट लें हुए -1 कर दें, तो क्वेश्चन आपके पास 200 इंटू -1। अगर सारे प्रश्न आप गलत कर दिए होते तो आपके 200 नंबर काट लिए होते। ओवरऑल पूरी कहानी में आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 400। तो जो भी आपको ओवरऑल कहानी की बात मिलेगी उसको आप हमेशा एलिगेशन में बीच में छापेंगे यहाँ पे आप। तो यहाँ पे हो गया आपका 400। अब लगाओ आप इसमें एलिगेशन 600। इस टाइप का चीजें बनते ही बड़ी वाले नंबर से आप छोटी संख्या घटाते, तो 600 और 400 बड़ी कौन सी, 600 है, तो 600 माइनस 400 आपके पास कितना बचा, 200 बचा आपके पास। 400 और माइनस 200 में बड़ा कौन सा है, 400, तो 400 से आप घटाओगे माइनस का 200, तो 400 से आप करेंगे -200। तो यहाँ पर कहानी कुछ बदलेगी, यहाँ पर आएगा 400 माइनस माइनस प्लस, तो +200, तो कितना बन गया आपका यहाँ पे 600। तो 400 माइनस 200 तो 600 आ गया आपके पास। इसका बनाओ, क्या बनाओगे आप यहाँ पे, रेशो बनाओगे, 2 3 जा और जी 2 1 जा, तो आप यहाँ पे 2 3 2 1 जा, तो ये यहाँ पे आपके आगे रेस ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों का अनुपात आ गया कि सही क्वेश्चन कितने किए, गलत कितने किए। तो यहाँ पे आपने 3% सही करने पे 1% आपने गलत कर दिया,
तो टोटल पर्सन 3 और 1 4 हो गया जो आपने सोल्व किए हैं। अब टोटल पर्सन है कितना आपके पास 200, तो 1 का मान कितना हो गया 4 पंजे 20 50, 1:50 के बराबर आपका। भाई 4 का मान कितना है 200, तो 4 से भाग करो तो 1 का मान कितना आ गया 50 आ गया। आपसे क्या पूछा उसने, उसने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया, सही वाले किस साइड में, इस साइड में। तो 1 का मान 50, तो 3 का मान कितना आ गया 150, 5 या 15 150। तो इस भाई साहब ने 150 प्रश्नों का जवाब सही दिया है, तो दैट इज राइट आंसर 150। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 11, कुछ रुपए 10 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं तो कितने वर्ष में 11 गुना हो जाएंगे। कुछ रुपए हैं आपके पास में, कोई धनराशि है, आपने किसी को दे दी, तो 10 वर्ष में कहानी क्या होगी, वो 3 गुना होगी 10 साल में। अगर आपने किसी को 1 रुपया दिया ना, तो 10 साल के बाद उसने आपको 3 रुपए दिए, तो ब्याज कितना मिल गया आपको 2 रुपए का। कहानी कैसी है आपकी, भाई यहाँ पे ब्याज तो आपको बताया नहीं साधारण या चक्रवर्ती ब्याज है, तो जब तक आपको ब्याज मेंशन ना करे तो हमेशा आप क्या मानेंगे कि साधारण ब्याज है वो। तो आपने किसी को 1 रुपया दिया, लेकिन उसने आपको दिए हैं 3 रुपए। आप ये बताओ, ये जो आपको वापस 3 रुपए मिले हैं, आपने किसी को 1 रुपया दिया, उसने आपको 3 रुपए दे दिए, इस 3 रुपए के अंदर आपके खुद के कितने हैं 1 रुपया, बाकी आपको क्या मिला ब्याज। 3 में 1 तो खुद गए, तो 2 रुपये आपके हो गए ब्याज के। और ये घटना घटी आपकी 10 साल में। कहने का मतलब आपको 2 रुपये जो ब्याज के मिले हैं ना, ये 2 रुपये ब्याज के मिले आपको 10 साल में, 10 ईयर में। अगर 2 रुपये आपको 10 साल में मिले हैं तो 1 रुपया आपको मिलेगा 5 साल में। भाई 2 रुपये आपको मिले हैं 10 ईयर में, 2 रुपया आपको मिले हैं 10 ईयर में 10 सालों में, तो 1 रुपया आपको ब्याज का मिलेगा 5 सालों में 5 ईयर में। यानी कि 1 रुपया जो ब्याज का आपको मिलेगा 5 साल लग जाएंगे आपको 1 रुपया ब्याज का प्राप्त करने में। तो आपसे कह रहा कितने वर्ष में 11 गुना हो जाएगी आपकी राशि। मतलब किसी को आप 1 रुपया दोगे तो 11 गुना कब होगी, जब आपको 11 रुपये देगा, तो 1 का 11 गुना 11 हो गया। ये जो आपको 11 वापस मिलेंगे, इस 11 में आपका पैसा खुद का कितना है 1 रुपया, 1 रुपया। आपको ब्याज कितना देगा वो 10 रुपये, और आपको पता है 1 रुपया मिलता है 5 सालों में, तो 10 रुपये आपको मिलेंगे 50 सालों में, 10 पंजे 50 ईयर, तो 50 साल की कहानी होगी इसमें। तो 50 वर्षों के बाद में आपकी राशि कितना 11 गुना हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप ये सवाल अच्छे समझ गए होंगे। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा आपसे ए बी सी की कुल आय 40,400 रुपये है तथा उनका जो खर्च है रेस्पेक्टिवली 80%, 85%, 75% है, और उनके बचत का अनुपात 5:6:9 है। तो ए की आय ज्ञात करे, इनकम ऑफ ए की आय पूछ रहा आपसे, निकाल दो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब बताओ, आपको जो अनुपात दिया है, अनुपात आपको दिया है सेविंग का, बचत का, तो हम परसेंटेज में सेविंग निकालेंगे। ए नाम के व्यक्ति ने, आपके पास 3 व्यक्ति है, एक तो आपके पास ए है, एक आपके पास बी है, एक आपके पास सी नाम का व्यक्ति है। यहां पर क्या करेंगे आप, ए नाम के व्यक्ति ने 80% अपनी आय का खर्च कर दिया। अगर 80% अपनी आय का खर्च कर दिया तो सेविंग कितनी है इसकी 20%। तो परसेंटेज में ए की सेविंग कितनी है 20%, और अनुपात में कितनी है 5, तो 20% की वैल्यू कितनी 5 आ गई। दूसरे वाली कहानी सुनो आप, बी वाले की। बी नाम के व्यक्ति ने 85% अपना खर्च कर दिया। 100% इनकम होती किसी की भी, 85% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 15%। तो बी की जो सेविंग है परसेंटेज में कितनी है 15%, लेकिन अनुपात में कितनी 6 है, तो 15% की वैल्यू 6 आ गई। अब चलो सी के पास, सी ने 75% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 25%। तो सी का बचा है 25% परसेंटेज में, लेकिन सी की राशि कितनी है अनुपात में, जो सी की सेविंग है वो 9 रुपये है। अब इन्हें आप काटेंगे, कैसे काटेंगे आप इन्हें, भाई 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 5 25। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 3 से गया 6 2 बार। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे,
और अनुपात में लेकर आएंगे आप इसे। ये किसका अनुपात है? ये इसकी इनकम का अनुपात है भाई, क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं? इनकम पे। इस सारा अनुपात किसका है? इनकम का। तो अब क्या करेंगे, बेस में आपका 4 और 5 बचा, तो 5 चौके 20, इसका एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया। तो सभी संख्याओं में आप 20 से गुना कर देंगे, 20 से आप गुना कर देंगे सभी संख्याओं में। भैया आपको पता है ना, अनुपात में सेम नंबर से भाग कर दो, अनुपात में सेम नंबर से आप गुना कर दो, तो अनुपात पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहता है नंबर आपका। तो 4 पंजे 20 और 5 5 25, अनुपात 20 दूनी 40, अनुपात 5 चौके 20 और 4 9 जा 36। तो ये सेव इनकम का अनुपात आ गया, ए का, बी का, सी का। ए की इनकम 25 रुपए है अनुपात में, बी की इनकम 40 रुपए अनुपात में है, और सी की इनकम कितनी? 36 है। टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम है 40,400। तो 40 30 70 20 कितना? 90। 90 4 90 और 5 95 6 101। तो आपकी जो इनकम अनुपात में वो आ गई 101, आपकी जो इनकम अनुपात में वो आ गई 101। लेकिन इनकम है कितनी आपकी? टोटल 40,400। अब इसे आप 101 से 4 बार काटेंगे, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 400। अगर एक अनुपात का मान 400 हुआ तो आपसे पूछा है एक ही आई ज्ञात करे, तो ए के पास कितना अनुपात है? 25। एक का मान 400, तो 25 का मान कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा? 10,000। कहीं लिखा है इसमें? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहा आपसे इसमें? 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची गई, लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। तो ऐसे सवाल करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक आसान तरीका भी इसका। तो आपको एक बात बताओ, अगर आप 20 टॉफी लेकर आए हैं, 20 टॉफी लेकर आए आप, मतलब 20 रुपए में आप, 20 रुपीज में आप 5 टॉफी लेकर आए आप, मतलब 5 टॉफी लेकर आए आप 20 रुपए की, तो एक टॉफी कितने की है? तो आप क्या करेंगे? 20 रुपए को 5 से भाग कर देंगे, तो 5 चौके 20, तो एक टॉफी कितने की आ गई? 4 रुपए की। मतलब ये हुआ, किसी भी आर्टिकल का अगर आपको सीपी निकालना है या आपको एसपी निकालना है, तो हमेशा क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप बताओ? आप प्राइस को क्वांटिटी से भाग कर देंगे। जब भी आपको सीपी निकालना हो या आपको एसपी निकालना हो, तो आप हमेशा क्या करेंगे? प्राइस को भाग कर देंगे आप क्वांटिटी से। तो प्राइस को आप भाग कर देंगे किससे? क्वांटिटी से। 1 मिनट आप यहां छापो इसको। जब भी आपको सीपी निकालना हो या आपको एसपी निकालना हो, तो हमेशा आप क्या करेंगे? प्राइस को आप डिवाइड कर देंगे, किससे करेंगे आप? क्वांटिटी से। भाई सपोज दैट आपने 100 रुपये खर्च किए, 100 रुपये खर्च करने के बाद में तो प्राइस कितना? 100 रुपये खर्च किए, और आप लेकर आए 20 एप्पल, 20 एप्पल, तो क्वांटिटी कितनी? 20। 20 से भाग करो 5, तो क्या मिल गया आपको? एक एप्पल 5 रुपए का। ठीक है, समझ गया आप बात इसकी? तो आप क्या करते हैं? अब सवाल करते हैं। तो पहले ये बात जान लो, आपको लाभ या हानि निकालने के लिए किसी भी आर्टिकल का आपके पास में सीपी और एसपी का होना बहुत जरूरी है। तो हमें किसकी नीड है यहाँ पे? एक तो हमें सीपी चाहिए और दूसरा हमें एसपी चाहिए। तो सीपी कैसे मिलेगा? 5 रुपए में 6 वस्तुएं परचेस की है, तो प्राइस कितना है? 5 रुपए का। आर्टिकल कितने आपके पास? 6। तो प्राइस अपॉन क्वांटिटी क्या मिलेगा? सीपी। फिर कह रहा आपसे 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दी, तो सेलिंग प्राइस कैसे मिलेगा? प्राइस अपॉन क्वांटिटी। प्राइस कितना? 6 रुपए का। और क्वांटिटी कितनी आपके पास? वस्तु आपके पास 5 है। अनुपात निकाल देंगे आप। 5 5 25, 10 नहीं होता आपका, 6 6 36, 36। तो यानी कि सीपी कितना आ गया आपके पास में? 25 रुपए। सीपी आपका 25 है और आपका एसपी कितना है? 36। एसपी आपका 36 है। 25 रुपए की वस्तु को आपने 36 में बेच दी। भाई 25 रुपए वाले आर्टिकल को आपने 36 में सेल कर दिया, तो आपको तो प्रॉफिट हो गया ना। तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 25 10 35 11 रुपए का। तो 11 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे आप? भाई प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हमेशा आप? चाहे आप निकालो प्रॉफिट और चाहे आप निकालो लॉस, तो हमेशा सीपी कहाँ छापते हैं आप? नीचे। हमेशा प्रॉफिट लॉस कहाँ निकलता है, कहाँ काउंट होता है आपका? सीपी पे। सीपी कितना? 25 रुपया। 25 रुपये पे प्रॉफिट कितना आपका? 11 रुपये का। तो 100 पे कितना परसेंटेज के लिए? 25 चौके 100, 11 4 जा 44। तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 44% का। तो प्रॉफिट कितना आपके पास? लाभ हो गया आपको 44% का। बहुत अच्छे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। ये कह रहा है एक चोर रात को 12 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार चुराकर भागता है। 4 घंटे के बाद पुलिस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करना शुरू करता है। कितने बजे चोर पकड़ में आ जाएगा? अब हुआ क्या, यहाँ पे किसी की कार चोर लेकर भाग गया। पुलिस की आंख खुली 4 घंटे के बाद में, तो पुलिस ही भाग ली, चोर के पीछे भागी पुलिस। या कभी ऐसा देखा आपने कि पुलिस के पीछे चोर भागता भाग? ऐसा भी कभी कभी होता आपका। तो यहाँ पे हुआ क्या है, 12 बजे चोर ने भागना शुरू किया है गाड़ी चोरी करके, और 4 घंटे के बाद पुलिस ने पीछा करना शुरू किया है। जहां भी आपको 2 चाल मिलेगी ऐसी, समझ जाओ आपका वहां सापेक्ष चाल काम करेगी, रिलेटिव स्पीड काम आएगी यहाँ पे आपकी। सापेक्ष चाल कब काम करती है आपको इस बात का पता हो? जैसे आपको 2 चाल मिली है तो सापेक्ष चाल काम करेगी वहां, पहली बात। दूसरी बात, सापेक्ष चाल हमेशा तब काम करती है जब स्टार्टिंग टाइम दोनों का सेम हो। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों व्यक्तियों का, पुलिस का और चोर का, स्टार्टिंग टाइम को सेम करना है। तो वो कैसा करेंगे आप? भाई 12 बजे भागा है और 4 घंटे भागता रहा। कौन भागता रहा? चोर। तो डिस्टेंस कितना नाप दे चोर ने? 4 घंटे भागा, स्पीड कितनी इसकी चोर की? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चोर जो है ना, जब पुलिस की आंख खुली ना, तो तब तक चोर 120 किलोमीटर आगे जा चुका, दूर जा चुका पुलिस वाले से। तो सपोज दैट आपका यहाँ पे, यहां से गाड़ी चोरी करके भागा है कौन? चोर। तो यहां से गाड़ी चोरी की है चोर ने और भाग लिया इस साइड को। तो 4 घंटे में कितना दौड़ गया वो? 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो जब थीप, जो चोर आपका, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीप से, की से, और पुलिस वालों को रिप्रेजेंट करते हैं पी से। भाई थीप टी हो गया आपका, और ये आपका पुलिस वाला हो गया, यहाँ पी हो गया। जैसे ही पुलिस वाले की आंख खुली तो चोर कहां पहुंच गया? 120 किलोमीटर दूर। तो फिर क्या हुआ? पुलिस वाला भागना शुरू कर चोर के पीछे 4 घंटे के बाद में। तो यहां पे जब चोर था और यहां पे जब पुलिस थी, तो टाइम सेम है आपका, यहां पे स्टार्टिंग टाइम सेम आ गया दोनों का। अब हुआ क्या, भाई चोर आपका रुका तो है नहीं, चोर फिर भी भाग रहा है। लेकिन जब पुलिस ने भागना शुरू किया चोर की तरफ, तो इनके बीच गैप कितना? 120 किलोमीटर का। और जैसे ही दोनों व्यक्ति के बीच का 120 किलोमीटर की दूरी खत्म हो जाएगी, तो चोर को पकड़ लिया पुलिस वाला। तो यहां पर देखो आप भागने शुरू कर दिया पुलिस वाले ने। अब चोर यहां से ही भाग रहा है। सपोज दैट यहां पर आकर चोर पकड़ा गया, तो चोर ने, जब पुलिस वाला ने भागना शुरू किया, तो चोर ने यहां से भागना शुरू किया है। तो चोर ने यहां से यहां तक भागा, उतने ही टाइम में पुलिस वाला यहां से भाग के यहां आ गया। यहां पर क्या हुआ? टाइम सेम है। भाई चोर यहां से वहां तक पहुंचा, उतने ही टाइम में पुलिस वाला यहां से वहां पहुंच गया। जब आपका टाइम होता है कांस्टेंट, टाइम क्या होता है आपका? कांस्टेंट। तो तब एक घटना घटती, जो अनुपात आपका चाल का होगा वही अनुपात आपका डिस्टेंस का होगा। तो यहां पुलिस की चाल कितनी? मैं पुलिस भागा 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और चोर भाग रहा है 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको यह बात पता हो, यहाँ पर टाइम क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। जब टाइम कांस्टेंट आपका होता तो जो अनुपात चाल का वही अनुपात आपका डिस्टेंस का। तो स्पीड का अनुपात क्या बन जाएगा आपका? 50 आपका यहाँ पे, और चोर कितना? 30 है। तो ये अनुपात बन जाएगा आपका 5:3। तो आपका डिस्टेंस का अनुपात भी सेम ही होता है जब टाइम कांस्टेंट आपका होता है, तो 5:3। इसका मतलब ये कौन है? ये पुलिस वाला आपके पास। ये कौन है? आपका चोर है।
तो पुलिस अगर उस टाइम में 5 किलोमीटर भागा ना, तो चोर भागा है उसी टाइम में 3 किलोमीटर। यानी कि ये जो पूरी डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक, भाई पुलिस तो यहाँ से भागा ना आपका, तो ये 5 है, और चोर भागा यहाँ से यहाँ तक, तो चोर के पास कितना अनुपात है? 3 अनुपात है। ये बताओ, ये 3 है, पूरा 5 है, तो ये कितना होगा? ये यहाँ से तक कितना? 5 से 3 गया 2, तो यहाँ पे ये होगा 2 आपका। 2 का मान कितना है? 120। भाई 2 का मान 120, तो 1 का मान कितना आ गया? 60। 1 का मान 60 आ गया। आपसे क्या पूछा? कितने बजे चोर पकड़ में आ जाएगा? अच्छा भाई, यहाँ हमने गलती कर दी, इतना लंबा सवाल होना नहीं था, लेकिन हमने इसको पढ़ नहीं पाए। किसने पूछा क्या? हमारा ध्यान नहीं रहा। तो ये भी सवाल हम सही कर रहे, लेकिन यहाँ पे इन सब चीज़ों की नीड नहीं है, तो इसे मैं कट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पूछा कुछ और, मैं कुछ और निकालने वाला था यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कुछ और करना था, मैंने कर कुछ और दिया, कोई बात नहीं है, फिर दोबारा छापता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो आपके 120 ही किलोमीटर है, और ये कहाँ से आ गया? और ये आपका यहाँ पे है। बस इतना ही सवाल समझो आप इसको। तो हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो टाइम बताना। मैं डिस्टेंस निकालने चक्कर में चला गया, तो यहाँ पे मैं निकालना टाइम। तो 120 किलोमीटर की दूरी खत्म करनी है इनके बीच की, और टी इक्वल टू होता क्या आपका? टी इक्वल टू होता आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे क्या आपके पास 2 स्पीड है, दोनों व्यक्ति सेम दिशा में भाग रहे, तो यहाँ पे आपकी करेगी सापेक्ष चाल काम RS। तो कैसे निकलती है आपकी? अगर 2 व्यक्ति सेम दिशा में भाग रहे हैं आपके, तो चाल घटती है सापेक्ष चाल निकालने के लिए। अगर 2 व्यक्ति भाग रहे हैं विपरीत दिशा में और आपको निकालनी है सापेक्ष चाल, तो चालें आपकी जुड़ जाती हैं, तब स्पीड आपकी जुड़ती है। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल निकालनी, दोनों व्यक्ति की दिशा सेम है, तो आप क्या करेंगे? 50 का और 30 का अंतर निकाल देंगे, तो कितना आ गया? 20 किलोमीटर पर घंटा क्या होगी? सापेक्ष चाल। यानी कि 1 घंटे में दोनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर कम हो जा। हमें खत्म कितना करना है? 120। तो डिस्टेंस कितना है? 120 है, और सापेक्ष चाल कितनी? 20। तो 20 छिका 120, तो कितना आ गया? 6 आवर्स आ गया। आप बताओ, 12 बजे भागना शुरू किया, 4 घंटे के बाद पुलिस भागना शुरू किया है, तो 12 के बाद 4 बज गए, और 4 के बाद 6 घंटे आपके और लग गए, तो 4 AM प्लस 6 घंटे और जोड़ दो, तो कितना बन गया? 10 AM। तो ये वो समय है 10 बजे जब पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आ गया? 15वां। ये कह रहा 2 ट्रेन 2 अलग अलग स्टेशन से चलना शुरू करती हैं, बीच में किसी स्थान पर मिलने के बाद वे क्रम से 6 घंटे 40 मिनट व 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। यदि दूसरी ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो पहली ट्रेन की चाल बताइए। ये सवाल बेसिक से आप करेंगे तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, ये फिक्स सवाल आपका, इसका एक फॉर्मूला बनता है आपका। फॉर्मूला आपका क्या होता है? उसका फॉर्मूला आपका बनता है इसमें स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इजकल टू होता आपका T2 अपॉन T1। T2 अपॉन T1 होता आपका। तो यहाँ पर T1 और T2 निकाल लो आप। कैसे निकालेंगे आप T1 T2? भाई ये देखो, ये कोई दो आपके पास 2 स्थान है। अब यहाँ होता क्या है, यहाँ से कोई गाड़ी चली, फिर यहाँ से कोई गाड़ी चली, और यहाँ सपोज दैट मिली है, मिलने के बाद ये पहुँची यहाँ पॉइंट पर अपने, और ये पहुँच गई यहाँ पे। तो ये जो आपका टाइम है ये आपका होगा T1, और T1 कितना आपका? 6 घंटा 40 मिनट, 6 आवर्स 40 मिनट। एक सेकंड रुको, मैं इसको पहली ट्रेन आपकी ऐसा गई और दूसरी वाली ट्रेन आपकी ऐसे आई है। तो ये जो आई है आपकी पहली ट्रेन है, ये आपकी दूसरी वाली ट्रेन है। पहले वाली ट्रेन ने मिलने के बाद समय लिया है 6 घंटे 40 मिनट का, 6 आवर्स प्लस 40 मिनट। अब जब 6 घंटे हैं तो 40 घंटे बनाओ आप, 60 से भाग कर देंगे, तो 20 दूनी 40, 20 या 60,
तो T1 कितना, ये आपका T1 है भाई, तो T1 कितना आ गया 3 छंग 18 2 20/3, तो T1 आपका आ गया ये वाला। अब निकालो आप T2, T2 कितना आपके पास 3 घंटे 45 मिनट, ये वाली ट्रेन आपकी दूसरे वाली, तो ये T2 हुआ टाइम आपका, तो ये टाइम ले लिया आपकी 3 घंटे 45 मिनट। 3 + 45 को आप 60 से भाग करो, घंटों में कन्वर्ट करने के लिए 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 × 3 = 12, 3 15/4, तो ये आ गया 15/4 आवर्स T2, ये आपके पास है T2। तो आपके पास T1 भी है T2 भी है, छाप दो आप। स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए कितनी है आपकी, पहली ट्रेन की चाल बताइए। अच्छा, आपको दी है दूसरी ट्रेन की चाल, तो पहले वाली तो आपको निकालनी है, पहले वाली चाल आपको निकालनी है, मतलब स्पीड ऑफ ए, तो आप ए, स्पीड ऑफ ए आपको निकालनी है। स्पीड ऑफ बी मतलब सेकंड ट्रेन की चाल आपके पास कितनी है 60, इजकल टू अंडरूट T2/T1, T2 कितना 15/4 और T1 कितना आपके पास 20/3। तो स्पीड ऑफ ए डिवाइड बाई 60, तो क्या हो जाएगा इसमें 15 × 3 = 45 बटे 20 × 4 = 80 अंडरूट के अंदर। अब 5 × 3 = 45, 16 × 5 = 80, 9/16, तो बाहर क्या निकलेगा 9 का 3, 16 का 4 निकलेगा बाहर, यानी कि स्पीड ऑफ ए अपॉन 60 इजकल टू कितना आ गया 3/4। इस 4 से 60 गया कितनी बार 15 बार, और 15 × 3 = 45, तो स्पीड ऑफ ए कितनी मिलेगी आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड ऑफ ए कितना आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक गांव की जनसंख्या पहले साल 16 सही 2/3% बढ़ती है, दूसरे साल 37.5% इंक्रीज होती है, और तीसरे साल 57 सही 1/7% घटती है। यदि 3 साल के बाद जनसंख्या 44,000 है तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। प्रेजेंट टाइम की पॉपुलेशन पूछ रहा आपसे, तो कैसे करेंगे आप इसे, ये जो परसेंटेज है पहले इनका बनाओ फ्रैक्शन, कैसे बनाओगे भाई, ये लिखा आपका 16 सही 2/3%, तो आप क्या करेंगे 16 × 3 = 48, 2 50/3%, हटाओगे बनेगा 50/300, यानी कि 1/6 बनेगा फ्रैक्शन इसका 1/6। फिर आपके पास है 37.5%, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, देखो ये बढ़ रही है तो प्लस कर दो उसे, 37 दूनी 74 75/2 से, तो 25 × 3 = 75, 25 × 8 = 2 से 3/8, तो इसका फ्रैक्शन आएगा 3/8। एक आपके पास क्या है 57 सही 1/7%, 1/7%, इसका और निकालो आप। 7 × 5 = 35, 350, 7 × 7 = 49, ये आ गया 400/700, तो 4/7, इसका फ्रैक्शन 4/7 बन गया। और ये भी बढ़ रहा आपका, इंक्रीजमेंट हो रहा, ये घट रहा आपका। अब आ जाओ यहाँ पे, ये तो है वर्तमान जनसंख्या की कहानी, वर्तमान प्रेजेंट पॉपुलेशन। इस साइड हम छापेंगे आफ्टर 3 ईयर, 3 साल की कहानी बता रहा आपसे, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद की बात कर रहा आपसे, तो हमने क्या छापा यहाँ पे आफ्टर 3 ईयर, इधर प्रेजेंट एज की प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात चल रही है, इधर बात चल रही है आफ्टर 3 साल की। तो अब देखो 6 पे 1 की इंक्रीजमेंट, अगर प्रेजेंट 6 होती तो 1 साल के बाद 7 होती, यहाँ पे अगर प्रेजेंट 8 होती तो 8 × 3 = 11, 1 साल के बाद 11 होती है आपकी जनसंख्या। अब यहाँ पर क्या आपका, अगर पहले साल 4 है तो 4 पहले साल अगर आपकी 7 है तो 7 पर 4 कम होगी, तो यहाँ पर क्या आ गया 3। अब इसे आप काटेंगे थोड़ा सा, 7 से 7 गया, और 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 11 एकम 11। कहानी क्या आ गई आपके पास, अगर आपके पास वर्तमान जनसंख्या कितनी है 16, तो 3 साल के बाद आपके पास जनसंख्या 11 मिलेगी, और 3 साल के बाद जनसंख्या है कितनी 44,000, तो 11 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपके पास में 44,000।
तो 11 का मान आपके पास है 44,000। अगर 11 का मान 44,000 है तो 1 का मान कितना आ गया? 4,000। आपको किसकी निकालनी है? वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान कहाँ मिलेगी? इस साइड। तो 16 का मान 16 चौका 64। 16 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 64,000। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी आपके पास? 64,000। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान तथा 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो इसके करने भी इसके सोल्व करने के भी कई तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा सिर्फ एक तरीका। वो कौन सा तरीका है आपके पास में? आप छाप लो भाई, 72% लोगों ने लिया है जीव विज्ञान, 44% छात्रों ने लिया है कितना? ये लिया है गणित का चयन किया है। कुल कितना परसेंट बैठ गया आपके पास? आगे इसको आप ऐड करेंगे तो ये बैठ गया आपका 116%। किसी भी संस्था, किसी भी कॉलेज, किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में जनसंख्या अपने आप में क्या होती? 100%। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे बच्चे आ गए 116%। ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता भाई। जनसंख्या आपकी होती है हमेशा, कहीं भी चले जाओ आप 100%, लेकिन यहाँ पे एक्सीड कर गया। यहाँ पे परसेंटेज वृद्धि होगी कितनी? 16% की। ये 16% की वृद्धि क्यों हुई आपके पास में? 16% की वृद्धि क्यों हुई आपके पास में? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो गए डबल काउंट हो गए। कुछ बच्चे आपके जीव विज्ञान में काउंट हो गए और वही बच्चे आपके गणित में काउंट हो गए। तो डबल काउंट होने के चक्कर में क्या हुआ? आपका परसेंटेज इंक्रीजमेंट बढ़ गया। आपका कितना बढ़ गया परसेंटेज में? परसेंटेज में इंक्रीजमेंट है 16% का, जो दोनों जगह काउंट हो गए। और दोनों जगह काउंट होने वाले छात्र कितने हैं? 40 छात्र ऐसे हैं आपके पास जो दोनों विषय में लिए गए। तो परसेंटेज में कितना है? 16%। और नंबर में कितना है? 40। 4 चौके 16 और 4 एकम 4, तो 4% का मान 10 है। ये पूछ रहा आपसे कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो हमेशा छात्र कितने होते? 100%। तो 4% को आप क्या बनाओगे? 100%। तो 25 चौके 100 और 25 धाम कितना हो गया आपका? 250। तो बच्चे कितने हैं कक्षा में? 250 छात्र हैं कक्षा में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास। ए और बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी का व्यापार आरंभ किया। 6 महीने के बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के बराबर राशि निवेश करके व्यापार से जुड़ गया। यदि सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 मिलते हैं तो वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था? हाँ भाई, क्या सवाल गलती है? कहाँ से गलती है? अच्छा हाँ भाई, तो यहाँ मिसप्रिंट आपका एक सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के यहाँ पर आप कहा 2/3 के बराबर राशि निवेश करके व्यापार से जुड़ गया। तो सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 मिलते हैं, तो वर्ष के अंत में उसका लाभ पूछ रहा। हमेशा आप याद रखना, प्रॉफिट की रेशो के अंदर क्या होता? जब कभी आप साझेदारी का सवाल करेंगे तो आपको वहां हमेशा आपको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट की रेशो। वो कैसा निकालेंगे? प्रॉफिट के अंदर क्या होता है आपका? अमाउंट, और दूसरा क्या होता है आपका? टाइम। भाई प्रॉफिट के अंदर हमेशा आपकी दो चीजें होती हैं, अमाउंट इनटू टाइम। तो आप क्या करेंगे? आप दो व्यक्ति हैं आपके पास यहाँ पे, एक ए नाम का व्यक्ति है, एक आपके पास बी नाम का व्यक्ति है, एक आपके पास सी नाम का व्यक्ति है। तो ए और बी ने जो पैसा लगाया 5:6 के अनुपात में लगाया पैसा, 5:6 के अनुपात में ए और बी ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब हुआ क्या? 6 महीने के बाद सी भी आ गया मैदान में, और सी ने क्या काम करा? बी ने जो पैसा लगाया है ना, बी ने लगाई 6 रुपये,
बी के पैसे के, जो पैसा बी ने लगाया, बी ने लगाया 6 रुपये, तो बी के 2/3 के बराबर, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो सी ने लगाए हैं 4 रुपये। तो पैसा तो आपका आ गया सभी का भाई। ए ने लगाए हैं 5 रुपये, बी ने इन्वेस्ट किए हैं 6 रुपये, सी ने इन्वेस्ट किया है 4 रुपये का, तो अमाउंट तो आपको मिल गया। अब टाइम और निकाल लो। तो यहाँ पर कहानी क्या है, कहानी आपकी है वर्ष, 1 साल की कहानी चल रही है आपकी यहाँ पे। 1 साल में ए और बी 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने फुल ईयर, पूरा वर्ष अपना पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन सी नाम का व्यक्ति आया है 6 महीने के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, 12 महीने में 6 महीने के बाद सी आया है, तो सी के पास बचा है 6 महीने जिसमें अपना पैसा वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो सी के पास सिर्फ 6 महीने हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे साइकिल का। साइकिल क्या है, यहाँ पे एक तो आपका 12 मंथ की कहानी है, एक आपके पास 6 मंथ की कहानी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 मंथ इजिकल टू हम क्या मान लेंगे, एक साइकिल, 6 महीने की एक साइकिल। तो ए नाम के व्यक्ति ने पूरा 12 महीने अपना पैसा लगाया, तो 6 महीने की 2 साइकिल बनेगी 12 महीने में, तो इनकी साइकिल बनेगी 2, इंटू आप 2 कर देंगे। और बी नाम का जो व्यक्ति है, बी नाम के व्यक्ति ने बी पूरा 12 महीने अपना पैसा इस्तेमाल किया है, तो 12 महीने का मतलब है 6 महीने की एक साइकिल, तो 12 महीने में 2 साइकिल। तो बी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है 2 साइकिल तक। अब बारी आई सी की। सी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 4 रुपये, और सी ने ओनली 6 महीने के लिए यूज किया है, और 6 महीने इक्वल टू 1 साइकिल, तो सी का इस्तेमाल हुआ 1 साइकिल। अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू टाइम, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट की रेशो ऑफ प्रॉफिट। तो क्या आ गई, 5 दूनी 10 अनुपात 6 दूनी 12 अनुपात 4 एकम 4। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट का अनुपात। अब क्या हुआ इसमें, ये कह रहा सी को उसके हिस्से के रूप में 21,600 मिले, तो सी को मिले हैं 21,600। तो वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था, सभी की बात कर रहा हो, तो सभी का लाभ टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 12, 4, 16, 10, 26। अभी तो कट रहा है, तो ऐसा और काटो आप, ये बन गया 5, ये बन गया आपका 6, ये बन गया आपका 2। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास में, 5, 6, 5, 11, 2, 13। तो टोटल प्रॉफिट आपके पास में अनुपात में कितना आ गया, 13 अनुपात। तो टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट आपके पास 13 अनुपात। एक अनुपात का मान निकाल लो आप। सी का जो अनुपात है प्रॉफिट है वो है आपका 2 अनुपात, लेकिन सी का प्रॉफिट पैसों में कितने हैं, 21,600। तो आप क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो गया आपका 10,800। तो एक अनुपात का मान कितना आएगा, 10,800। तो आपको निकालना टोटल प्रॉफिट, तो इसमें आप 13 अनुपात में 10,800 की आप गुना कर देंगे। तो क्या हुआ, 13 8 104, 13 कम 13 1 14। तो आंसर कितना बन गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्या पूछा आपसे, यदि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग है 2426 और एक संख्या का जो वर्गमूल वो 7 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 धनात्मक संख्याएं आपके पास में, और उन संख्याओं के जो वर्गों का योग है वो 2426 है। अब एक संख्या का जो वर्गमूल है वो 7 है। अगर वर्गमूल 7 है तो वो संख्या क्या है, 7 7 49। तो संख्या कितनी है, पहले वाली 49, दूसरे वाली कितनी है नहीं पता आपको, दूसरे वाली आप मान लो x है। तो पहली संख्या 49, दूसरे वाली x मान ली। अब कह रहा उनके वर्गों का योग, तो आप पावर 2 कर दो आप। तो 49 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 49 की पावर 2 करना है। तो आपके पास तरीके हैं, 49 की पावर 2 करने के तरीके आपके पास में है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 3 गोले आप बनाओगे और इसकी आपको पावर 2 करनी है। तो 9 में 81, 81 का आपका कितना हो गया,
81 का आपका हो गया 1। कैरी आपको छापना कितना है 8। 49 तो 4 निम 36, 36 दूनी 72, 72 8 कितना हो गया 72 8 हो गया आपका 80। तो 80 का आप छापेंगे कितना 0। कैरी कितना 8, 4 चौक 16, 8 कितना हो गया 24। तो 2400 क्या हो गया 49 की पावर 2 हो गया आपका 2400, 2401। तो हाँ भाई बच्चों 49 की पावर 2 कितना आ गया 2401 आ गया आपके पास में। तो 49 की पावर 2 हो गया 2401 प्लस इसकी पावर 2 कर दो आप एक्स स्क्वायर, और इनका सम कितना आपके पास में 2426। अब आपको निकालना है एक्स की पावर 2 का मान, तो कैसा होगा 2426 माइनस 2401। तो क्या मिलेगा आपको एक्स की पावर 2 क्या मिलेगा आपको 6 से गया 5, 12 2 बचा आपके पास में, तो 25 मिलेगा आपको। अब आपको निकालना है संख्या, तो आप क्या कर देंगे अंडरूट कर देंगे, तभी आपको वो संख्या मिलेगी। अंडरूट इस साइड का भी इस साइड का भी, पावर 2 से पावर 2 गई, यहाँ पर आपका एक्स बचा। ये क्या है 25, 25 क्या होती है आपकी 5 की पावर 2, तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना 5। तो आपकी जो दूसरी संख्या है एक्स वो कितनी आ गई आपके पास 5। तो इसमें इसका राइट आंसर कितना 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 20, और ये क्वेश्चन आपका मिस प्रिंट है थोड़ा इसमें, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कल सही करके। इसमें कुछ मिस प्रिंट छपा है, तो कल इसका करेक्शन करवा के इसको सोल्व करते हैं। चलिए अब सही समय आपका तैयारी करने का। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।